नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 75 नंबर सेट देखेंगे, यानी हम लोगों ने 3/4 सेट को कंप्लीट कर चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ये 75 सेट कंप्लीट होने के बाद आपके जीके जीएस में कोई इजाफा हुआ है या नहीं। चलिए दोस्तों, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी और ज्योग्राफी के जो प्रश्न आ रहे हैं उसे मैप के जरिए समझाया जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। बात करें 19 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जो पीएम बने थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेश मामले के मंत्री थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन सी मंत्री? गृह मंत्री, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री पटेल थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जॉन मैथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालाचारी ये थे शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। वहीं एस सी भाभा खान कार्य एवं बंदरगाह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वहीं जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। वहीं इसके बाद स्वतंत्र भारत के जब पहला मंत्रिमंडल हुआ था 1947 ईस्वी में, उसमें जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, पटेल वही गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही खाद्य एवं कृषि मंत्री, लेकिन शिक्षा मंत्री जो सी राजगोपालाचारी थे उनके जगह पे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। वहीं रेलवे मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था और जगजीवन राम श्रम मंत्री ही रहे थे और राजेंद्र प्रसाद वही खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे। इसके अलावे एस सी भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किरबई संचार मंत्री और आर के षणमुखम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे और बी एन गौडगिल खान ऊर्जा एवं कार्य मंत्री बने थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण यह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर राष्ट्रपति जो है क्या अभिभाषण देते हैं और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति का संबोधन होता है दोनों सदनों का। तो यह अनुच्छेद 87 के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता है? तो कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है? 14 दिन पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पूर्व। महाभियोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 में वर्णित है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जाता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उनको लिखित रूप में 14 दिन पहले सूचना दी जाए। जिस दिन या जिस सदन से प्रस्ताव भेजना होता है उससे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और वह पास होना चाहिए 2/3 सदस्यों के द्वारा। पास होना चाहिए 2/3 सदस्यों के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों कब स्वीकार किया गया? तो ये दोनों स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया। जबकि प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इसे स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है तो यह क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। वहीं बात कर लेते हैं
पंचायतों की संरचना अगर देखें तो ग्राम स्तर पर क्या होता है, मुखिया। ग्राम स्तर पे होता है मुखिया, ऑब्लिक कर लीजिए सरपंच, मुखिया या सरपंच। वहीं ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे होते हैं प्रमुख। कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। और वहीं बात करें जिला स्तर पर, जिला स्तर पे कौन होते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद या अध्यक्ष कह सकते हैं या चेयरमैन कह सकते हैं। इसमें प्रमुख और जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। वहीं प्रमुख की बात करें तो पंचायत समिति जो है अपने में से एक प्रमुख का चयन करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर रखना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने दिनों के अंदर? 2 माह के अंदर, यानी 60 दिनों के अंदर। बात कर लेते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत में वित्तीय स्थापित या खास को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है, मान लेते हैं जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति, 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति जो है मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिनों के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति होना आवश्यक है। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। वित्तीय आपात की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। वहीं राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो सामाजिक की जब बात आएगी तो वह समवर्ती सूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची तो हम लोग पूरा रट गए हैं। सूची एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सूची तो इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में। बात कर लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। इसके अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक और शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, वन, श्रमिक संघ, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। बात करें संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे। इसके अंतर्गत देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची से क्वेश्चन बनते हैं। राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे। इसके अंतर्गत ज़्यादातर पूछे जाते हैं जेल और जन स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, पुलिस, शांति एवं व्यवस्था, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे। इसे जो है 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। किसका? नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। वहीं बात कर लेते हैं 2-3 योजना और हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। तो गांधी योजना इसकी शुरुआत कब की गई, यानी इसे कब प्रस्तुत किया गया था और इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो गांधी योजना इसे प्रस्तुत किया था श्रीमन नारायण ने इसे प्रस्तुत किया था, श्रीमन नारायण ने। वहीं बात करें जन योजना इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो श्री एम
एम एन राय ने इसे प्रस्तुत किया था 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। वहीं बात करें सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना या प्लान कह सकते हैं या योजना कह सकते हैं, सर्वोदय प्लान, इसे प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने इसे प्रस्तुत किया था 1950 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसके अग्रणी व्यक्ति कौन थे? अरुणा राय। कौन थे? अरुणा राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा राय। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा, हम लोग जानते हैं यह चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किससे? चिपको आंदोलन। राजेंद्र सिंह, इसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। वहीं पी एन भगवती, PIL पद्धति की शुरुआत भारत में किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो PN भगवती के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मिजोरम राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देखते हैं कि ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कहाँ है। हम लोगों को देखना है ब्लू पहाड़ी। तो ये ब्लू पहाड़ी जो ब्लू माउंटेन जो है यह पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। जूम करके देख लेते हैं इसकी स्थिति। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नीला पर्वत देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो है यही है ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। और देख रहे हैं ये पूर्वोत्तर राज्य हो गए। अब पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित है, ये सबसे दक्षिणी में स्थित है यही कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला पर्वत की अवस्थिति जो है मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। और वहीं बात करें मणिपुर, तो इससे जस्ट ऊपर है मणिपुर। यहाँ पे लेमातोल की पहाड़ियाँ, ये वाला है मणिपुर में लेमातोल की पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में बात करें तो त्रिपुरा की पहाड़ी, ये हुआ त्रिपुरा की पहाड़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार बेलारूस में नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैप में देखते हैं टुंड्रा वनस्पति में पाए जा रहे, यानी टुंड्रा वनस्पति कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, समझ लेते हैं। हम लोग को देखना था टुंड्रा, तो टुंड्रा वाला क्षेत्र, ये जो लाइट, इसके कह सकते हैं लाइट ग्रे टाइप का कह सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये है टुंड्रा क्षेत्र। ये जो है टुंड्रा क्षेत्र, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ भी टुंड्रा क्षेत्र है। तो ये ऊपर हो गया ये रूस वाला क्षेत्र, ये थोड़ा आप कह सकते हैं इसे नॉर्वे वाला हल्का पार्ट, यहाँ नॉर्वे वाला पार्ट। अब बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की पोजीशन यहाँ पे है। कहाँ है? यहाँ पे है बेलारूस, यानी रूस के नीचे है। तो यहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। यहीं कनाडा ये हुआ और ये वाला पूरा एरिया हो गया USA। तो USA का भी कुछ पार्ट में जो है टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बेलारूस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। माना दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सारे दर्रे जो है उत्तराखंड में। वहीं बात करें, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा गिलगिट से जोड़ता है। वहीं बात करें जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है। और इसी पर NH1D है, जोजिला दर्रा पर ही NH1D है। वहीं बात करें रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा विश्व की सबसे बड़ी जो सुरंग है वह इसी दर्रा पे है, अटल सुरंग। किस पर है? रोहतांग दर्रा पर ही है अटल सुरंग। यहाँ यह जो है लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। चलिए अच्छा, मानसरोवर जाने का रास्ता किस दर्रा से होकर जाती है? तो मानसरोवर जाने का रास्ता है लिपुलेख दर्रा। किस दर्रा से? लिपुलेख दर्रा से है। यह भी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला और जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला
अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप और दीफू, और वहीं हिमाचल प्रदेश में सीपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सीपकिला दर्रा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव यह लवण कच्छ का प्राकृतिक वन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सुनामी से तटवर्तीय क्षेत्रों की रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मीकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मीकीर की पहाड़ी यह असम में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैप में देखते हैं मीकीर का पोजीशन कहां पर है। हम लोग को देखना है मीकीर की पहाड़ियां। तो मीकीर की जो पहाड़ियां, इसे थोड़ा जूम करते हैं तो ये असम हो गया, ये पूरा इधर से ये असम हो गया, और यहीं पे ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है यही है मीकीर की पहाड़ी। तो ये कहाँ है? ये असम राज्य में है। और ये इधर मेघालय हो गया, और मेघालय में ये है जयंती की पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और गारो, यानी गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों कहाँ है? ये तीनों मेघालय में है। चलिए देख, और कल के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था 3 पहाड़ी, उसे अरेंज करना था। कल के प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा था आबोर पहाड़ी, कौन कौन सी पहाड़ी देखे थे? तो मिसमी पहाड़ी सबसे पहले, आबोर पहाड़ी और मीरी पहाड़ी, ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो कामेट भी भारत में, नंदा देवी भारत में, त्रिशूल भी भारत में, गोसाई नाथ या भारत में नहीं या नेपाल में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देखते हैं हिमालय के पर्वत शिखरों को। ये नेपाल हो गया, और ये हिमालय का विस्तार हुआ, ये हिमालय पूरा यहाँ, ये हिमालय का विस्तार हुआ। तो नेपाल के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं, इसे जूम कर देते हैं। नेपाल के अंदर ही धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, अब मैकालू, ये और गुरला मांधला, ये सारे जो है किस में पड़ते हैं? ये नेपाल में पड़ते हैं। वहीं कामेट की बात करें, कामेट, नंदा देवी, ये सारे जो है भारत में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? भारत में पड़ते हैं। वहीं कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा, इसका क्षेत्र भारत के सिक्किम में पड़ता है। नामचा बर्मा, ये भी भारत में पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? लैंडलॉक से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सा देश लैंडलॉक है या कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग, लाओस और लाइबेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लाइबेरिया जो है स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यह अफ्रीका महादेश का देश है। मैप में चारों देश का स्थिति हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इससे लाओस भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं मैप में। प्रश्न में था कि कौन स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो 1 नंबर में था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हम लोग देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र हुआ अफगानिस्तान, तो ये लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद था लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग यहाँ जर्मनी के पास है, ये जर्मनी, और ये यहाँ इसके यहाँ वाला क्षेत्र यहाँ है लग्जमबर्ग, यानी सेंटर में है, यह लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करें उसके बाद लाओस था, तो लाओस, इसे जूम करते हैं, लाओस से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। लाओस की बात करें तो ये वाला एरिया है लाओस, ये वाला एरिया है लाओस, और ये वाला हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन देते हैं, कौन कौन? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, तो इससे लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है। वहीं चौथा ऑप्शन था इसमें, जो चौथा ऑप्शन है लाइबेरिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका का देश है लाइबेरिया, और ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो आंसर हो जाएगा लाइबेरिया, जो है लाइबेरिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है चितवन घाटी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चितवन घाटी, यह नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अच्छा, विश्व की कुछ प्रमुख घाटियों को हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस की जो प्रमुख घाटी है, जो एग्जाम में आया हुआ है, लोयर घाटी। कौन सी घाटी? लोयर घाटी। वहीं बात करें कनाडा की, कनाडा का भी घाटी जो एग्जाम में बहुत बार आया, हम्बर घाटी। कौन सी घाटी? हम्बर घाटी। वहीं बात कर लेते हैं
इटली की। इटली से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इटली में है पो घाटी। कौन सी घाटी? पो घाटी। यह कहाँ है? इटली में। अफगानिस्तान में है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी यह कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। और अंटार्कटिका में है टेलर घाटी। टेलर घाटी यह कहाँ है? अंटार्कटिका में है। कहाँ? अंटार्कटिका में है टेलर घाटी। ये विश्व की प्रमुख घाटियां हैं, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC का क्या कार्य होता है? तो हम लोग जानते हैं WBC का कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना यानी रोगों के संक्रमण से शरीर को बचाना। WBC इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। वहीं इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। वहीं इसका निर्माण कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। वहीं बात करें WBC का सबसे अधिक भाग, लगभग 60 to 70% भाग न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये चारों मरुस्थल को हम लोग मैप में देखते हैं। मरुस्थल हो गए, ये प्रमुख विश्व के मरुस्थल हुए। चलिए हम लोग को देखना है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल, इसे जूम कर लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ विस्तृत है थार मरुस्थल। आप हम लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या भी कम नहीं है, पाकिस्तान के भी एरिया के अनुसार जनसंख्या कम नहीं है। तो ये जो थार मरुस्थल है, यहाँ यही मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। जबकि सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये हुआ सहारा मरुस्थल, लेकिन जनसंख्या के मामले में थार मरुस्थल 1 नंबर पे है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल ये यहाँ पे है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर। वहीं सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये हुआ अटाकामा मरुस्थल। ये वाला जो हुआ अटाकामा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की बात करें, कालाहारी मरुस्थल, तो ये अफ्रीका महादेश में है, ये कालाहारी मरुस्थल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हदीस क्या है? तो हदीस क्या है? यह एक इस्लामिक कानून है। हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था। और इसकी राजधानी, बहमनी समाज की राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। कहाँ बनाया गया? गुलबर्गा इसकी राजधानी बनाया गया था। वहीं इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। वो 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। बहमनी वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुहाजिरुद्दीन शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज-उद-दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, शमसुद्दीन अहमद मुहम्मद तृतीय। ये इसके कुछ प्रमुख शासन थे। वहीं बात करें कि बरार की बात करें तो बरार में इमाद शाही वंश का संस्थापक था फतेउल्लाह इमाद शाह। और बीदर की बात करें तो बीदर शाही वंश, और यहाँ बीदर शाही वंश के संस्थापक थे अमीर अली बरीद। कौन थे? अमीर अली बरीद थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन थे? तो कंफ्यूजन नहीं करना है, राग गोविंद की रचयिता थे मीराबाई। कौन थी? मीराबाई इसके रचयिता थे। वहीं गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। वहीं नरहरि दास, इनकी प्रमुख जो कृति है वह है रुक्मणी मंगल और 56 नीति। वीर जो है नरहरि दास की प्रमुख कृति। वहीं कबीर, तो कबीर का प्रसिद्ध संकलन है बीजक। कौन सा है? बीजक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने चुनार किले पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने पहला युद्ध कौन सा देखा था? तब पानीपत का प्रथम युद्ध इन्होंने पहला युद्ध देखा था, जो 1526 में हुआ था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध को हम लोग देख लेते हैं। हुमायूं राजा बना था कब? 1530 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में इन्होंने कलिंजर अभियान किया था। वहीं 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध लड़ा था, जिसमें इसकी हार हुई थी। पुनः 1540 ईस्वी में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके साथ? शेरशाह के साथ। उसमें भी जो है हुमायूं की हार हो गई थी। वहीं 1540 से लेकर 55 तक इन्होंने निर्वासित जीवन बिताया। उसके बाद 1555 ईस्वी में इन्होंने 2 युद्ध लड़े, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। ये दोनों युद्ध लड़े और फिर यह सत्ता में आए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो यह रानी कहाँ की थी? मंडला की रानी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ की थी? मंडला की थी रानी दुर्गावती की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1524 ईस्वी में। कब हुआ था? 1524 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, दुर्गा अष्टमी के दिन। इसीलिए इसका नाम दुर्गावती रखा गया। यह बहुत सुंदर थी, तो सुंदर होने के कारण वहाँ के आसपास के राजाओं में ये खबर फैलने के बाद राजा दलपत सिंह ने जो है इससे शादी करने का प्रस्ताव इनके पिताजी के पास भेजा, लेकिन इनके पिताजी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि युद्ध लड़िए, अगर युद्ध में आप विजयी होते हैं तब आप मेरी पुत्री से शादी कर सकते हैं। तो फिर राजा दलपत सिंह ने युद्ध का नेता स्वीकार किया। दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें दलपत सिंह की सेना कमज़ोर थी, लेकिन दलपत सिंह बहुत बहादुर से वो जो है जीत गए। जीतने के बाद दुर्गावती के पिताजी को बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने इनका विवाह दलपत सिंह के साथ कर दिया। दलपत सिंह विवाह होने के 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस पुत्र का नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण इनका पुत्र था, और उसे गद्दी पर बिठाया और उसी की संरक्षिका बनी थी रानी दुर्गावती। वहीं 24 जून 1564 को मुगलों के साथ लड़ाई में इन्होंने खुद को जो है युद्ध में मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो मक्का द्वार यह सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरत बंदरगाह से मक्का जाने का रास्ता सबसे सरल था, इसलिए जो है सूरत को जो है क्या कहा जाता था? मक्का द्वार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ट या लुईस 14वें। किसके? लुईस 14वें के ये मंत्री थे और इन्हें ही जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अच्छा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। कब हुआ था? 1664 में इसकी स्थापना हुआ था। वहीं बात करें, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कहाँ? सूरत में खोली थी। 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में। वहीं बात करें 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी एक थे मार्टिन,
फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। तो पांडिचेरी की स्थापना किया था किसने? मार्टिन ने किया था 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी। वहीं बात करें वास्को डी गामा, तो यह 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पे पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। वहीं इसके बाद अल्मोडा, इसके बाद जो है फ्रांसिस्को दी अल्मोडा प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बन के आया था। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे जोधपुर के राजा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत नाटकीय ढंग से। राजस्थान के कुल 22 जो भाग थे, 22 राज्य क्षेत्र जो थे, उसमें से 7 क्षेत्र को जीतना चाहते थे पाकिस्तान में ले जाए। चूंकि भारत को आज़ादी जल्द ही मिलने वाली थी 15 अगस्त 1947 को, तो जिन्ना जो है वहाँ के 7 राजाओं से संबंध स्थापित करना चाहा और उसे लोभ दिया। उन्हें उसे मनाने के लिए हमीदुल्ला को भेजा। हमीदुल्ला ने जोधपुर के उसमें महाराजा थे कौन? हनुमत सिंह। कौन थे? हनुमत सिंह जो है वहाँ के उसमें महाराजा थे। इसे मनाने के लिए भेजा और इसे लोभ दिया कि आपको बंदरगाह से जोड़ा जाएगा, आपको अस्त्र शस्त्र दिए जाएंगे, आपको राजा बनाया जाएगा। ये सब कहकर इन्हें लोभ दिया। तो यह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। विलियम बेटिंग ने भी इसे समझाया कि अगर आप नहीं हस्ताक्षर करते हैं तो जो है सांप्रदायिक जो है माहौल बिगड़ सकता है। ये जो है खबर जो है वहाँ की जनता में फैल गया कि जो है हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो वहाँ जनता में बेहद रोष उत्पन्न हो गया, बेहद रोष और विरोध होने लगा। फिर जाके इनको जो है बुलाया गया दिल्ली। सरदार पटेल ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इन्हें कहा कि आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा कि मैं जो है पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, वो लोग मुझे ये चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। तो पटेल ने इन्हें कहा कि मैं आपके पिता का दोस्त हूँ, अगर आप मिल जाते हैं तो ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ भी मिल सकती है। फिर दूसरे तरीके भी हमें आते हैं। यानी फिर पटेल की गुस्सा को देखकर यह जो उस पर सहमत हुए और कहा कि जैसे ही हम जोधपुर जाएंगे वहाँ जाकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ये किसने किया था? तो ये किया था बीसी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, और इनके साथ थे गोपाल गणेश। ये दोनों ने मिलकर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? तो इसकी स्थापना किया गया था 1884 ईस्वी में। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारागार में दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था गोरखपुर कारागार में। और इन लोगों को फांसी किस कारण से हुआ था? तो जो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ से काकोरी नामक स्थान पर जा रही 8 डाउन ट्रेन को इन लोगों ने लूट लिया और इसे ही काकोरी कांड कहा गया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, कहाँ? गोरखपुर जेल में। वहीं असाफुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, और वहीं बात करें राजेंद्र लाहिड़ी को नैनी यानी इलाहाबाद जेल में। कहाँ? इलाहाबाद जेल में फांसी दिया गया था। और इसमें चंद्रशेखर आजाद जो है भागने में सफल हो गए थे। चलिए, और इसे अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने, जिसका गठन 1924 ईस्वी में किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदों की बात आई है तो वेदों से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद से जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण। जबकि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण। जबकि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश,
पंचविश और षडविश। और अर्थववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ नाम है। वहीं बात करें, ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को उदगाता कहते हैं। उदगाता कहते हैं। और अर्थववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य यह मिला है बुर्ज होम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। किससे? बुर्ज होम से। वहीं बात करें कोल्डीवा से, तो कोल्डीवा से क्या प्राप्त हुए? तो कोल्डीवा से धान की खेती के नवीन प्राचीनतम साक्ष्य। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। वही मांडा की बात करें, मांडा की बात करें तो यहाँ से ब्लेड चर्ट और मुहरे प्राप्त हुई है, मांडा या जम्मू कश्मीर। वहीं राखी गढ़ी, यहाँ से जो क्या प्राप्त हुए? ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं राखी गढ़ी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, सभी का निर्धारण बाजार द्वारा होता है। बाजार द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाजार के द्वारा होता है। वहीं बात करें, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसको माना जाता है। वहीं बात करें, राज अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला कौन करता है? सरकार करता है। कौन करता है? सरकार करता है। वहीं बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेवारी सरकार की होती है, बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती है। वहीं भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध रक्षा से है। किससे है? रक्षा से है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कुछ प्रमुख समितियां हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। वाचु समिति, वाचु समिति का संबंध किससे था? प्रत्यक्ष कर से। किससे? प्रत्यक्ष कर से। वहीं एल के झा समिति, एल के झा समिति का संबंध था अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति का भी संबंध था। वहीं बात करें भूरे लाल समिति, भूरे लाल समिति का संबंध था मोटर वाहन करों में वृद्धि से, मोटर वाहन करों में वृद्धि से। वहीं रंगराजन समिति का संबंध था पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के सिफारिश पर, और वाई वी रेड्डी समिति का संबंध था आयकर छूटों की समीक्षा से। चलिए, और राजा चलैया समिति का संबंध था कर सुधार से। किससे? कर सुधार से था राजा चलैया समिति का संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए हम लोगों को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? 20 अमीनो अम्ल। मानव शरीर के 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर खुद करता है। 10 तो शरीर खुद बना लेता है और 10 उसे बाहर से चाहिए, यानी भोजन से लेता है। किससे लेता है? भोजन से लेता है। और 20 अमीनो अम्ल मिला के प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने, बर्जेलियस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
वहीं बात करें मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन होता है। 15% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। वहीं एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वहीं बात करें प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। वहीं बात करें प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है। कौन कौन बीमारी होती है? एक होता है क्वाशियोयोर्कर और दूसरा होता है मरार-मस। ये 2 बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो ये आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक है जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडवर्ड जेनर इन्होंने चेचक की टीके की खोज किया था। चेचक की टीके की खोज किया था, कह सकते हैं टीकाकरण की खोज किया था। लुई पास्चर इन्होंने रेबीज के टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज और दूध पाश्चुरेशन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। विलियम हॉर्वे रक्त परिसंचरण की खोज किया था। किसका? रक्त परिसंचरण की खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उच्छ्वसन के समय पसलियां क्या करती है? तो यह नीचे की ओर गति करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उस समय क्या होता है? पसलियां जो है ऊपर की तरफ गमन करती है। तो उससे क्या होता है? हम लोग जानते हैं ये सारी प्रक्रिया जो होती है ये फेफड़ा में होती है। कहाँ होती है? फेफड़ा में होती है। और फेफड़ा पसलियों के आवरण में घिरा हुआ है, यानी पसलियों के बीच में है। जैसे ही CO2 को छोड़ना होता है तो उसमें हमारे जो पसलियां होती है वो नीचे की तरफ गमन करती है। जो पसलियां होती है वह जो है नीचे की तरफ पुश करती है, चलती है। जैसे नीचे की तरफ चलती है तो फेफड़ा पे दबाव पड़ता है और वहाँ का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। आयतन वहाँ का कम हो जाता है, जिससे जो है CO2 जो है बाहर निकलता है। यही विधि कहलाता है उच्च अवसन। और इसी विधि में जो है फेफड़ा नीचे की ओर गति करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है केचुआ से क्या लाभ है? तो केचुआ से यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है किसे? केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंचाता कौन है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्मजीव नींबू में केकर रोग किसके द्वारा फैलता है? होता है यह जीवाणु के द्वारा होता है। बिल्कुल सही। गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण, और भिंडी में पीत मोजेक रोग यह जो है वायरस के कारण होता है। ये तीनों सही है। ये जो है तीनों सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा का चमकना, ये हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मरीचिका का बनना और ऑप्टिकल फाइबर कार्य करना किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर ही कार्य करता है। वहीं बात करें प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण, तो ये तारे का टिमटिमाना और पानी में रखा हुआ सिक्का तल से ऊपर दिखाई देना, पानी में पड़ा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देना, सूर्योदय से पहले दिखना, ये जो है अरे सूर्यास्त के पहले तक दिखना, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। वहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण हो गया आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमापन दिखाई देना, ये जो है प्रकाश का स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिपीट हो गया है।
प्रश्न है ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या होती है, तो द्रव की श्यानता घटती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है, घटती है। पहले समझ लेते हैं श्यानता होता क्या है। तो श्यानता यह तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की जो विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, वह श्यानता कहलाता है, यानी विस्कोसिटी कहलाता है। वहीं बात करें विस्कोसिटी, तो श्यानता केवल द्रव और गैस में होता है। श्यानता का गुण केवल द्रव और गैस में होता है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के कारण होती है। वहीं बात करें एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। बहुत बार एग्जाम में आया है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितना होता है, शून्य होता है। वहीं बात करें ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है और ताप घटाने से बढ़ती है। ताप घटाने से द्रव की श्यानता तो घटती है, लेकिन गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखना, द्रव का घटता है लेकिन गैस का बढ़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, यानी एसी। ये क्या नियंत्रित करता है, आर्द्रता और ताप दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं आप लोग बताएं कि अगर एसी का गेट किसी रूम में एसी रखा हुआ, उसका गेट खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, रूम का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यही एसी से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर या आर्द्रता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान स्थलाकृति इसका संबंध है मरुस्थल से। किससे है, मरुस्थल से इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये बरखान जो है यह किससे निर्मित स्थलाकृति है, तो ये पवन से निर्मित स्थलाकृति है। किससे, पवन से निर्मित स्थलाकृति है प्लेया, लेगून, बरखान, लोएस और पेडीप्लेन। ये किससे निर्मित है, पवन से निर्मित स्थलाकृतियां। वहीं भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां के उदाहरण है गीजर। बहुत बार एग्जाम आया है। गीजर डोलाइन, कार्स्ट झील और युवाला। ये सारे किससे निर्मित स्थलाकृतियां हैं, भूमिगत जल से। वहीं हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां, किससे, हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां हैं सर्क, टर्न, नूनाटक, फियोर्ड। बहुत बार आया है फियोर्ड, तो ये तो हमेशा एग्जाम में आता है। फियोर्ड ये किससे निर्मित है, फियोर्ड, तो ये निर्मित है हिमनद से। किससे, हिमनद। फियोर्ड और ड्रमडिल ये हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां। वहीं समुद्री तरंग से निर्मित स्थलाकृतियां हैं कौन कौन, समुद्री भृगु और रिया तट। बहुत बड़ा आया है रिया तट, स्टेक। ये सारे किससे निर्मित है, समुद्री तरंग से निर्मित। वहीं भी आकार का घाटी नदी बनाती है। गार्ज का निर्माण नदी करती है युवा अवस्था में गार्ज का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। तो ये वन्य जीव सुरक्षा के लिए आवश्यक है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, यानी तीनों के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लीलावती के लेखक हैं। तो लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य।
कौन है? भास्कराचार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीलावती। यह संस्कृत में लिखित, संस्कृत में लिखा हुआ एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें गणित, जिसमें क्या चीज का वर्णन है? गणित और खगोल शास्त्र, गणित और खगोल शास्त्र का वर्णन है। लीलावती यह भास्कराचार्य की पुत्री थी, यह भास्कराचार्य की पुत्री थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। तो ये पृथ्वी हो गया, तो हम लोग को ये सीधा यहाँ से यहाँ, ये जो हुआ भूमध्य रेखीय व्यास, और इसका परिधि यानी पूरा एक चक्कर लगा लीजिए। ये व्यास के इसका एक चक्कर लगा लीजिए तो कितना है? तो यह इसका भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि ये हो, व्यास हो गया 12,756 किलोमीटर और परिधि हुआ 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर व्यास दिया हुआ है यानी 2r दिया हुआ है कितना? 12,756 और परिधि निकालना हो तो 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। तो पाई का मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। तो 12,756 गुना 22/7 यानी 12 को मोटा मोटी मारे 3.5 सवा 3 के आसपास गुना करेंगे तो बढ़ती 36 यानी 40,000 के आसपास होगा। आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमेशा स्टूडेंट लोग इसे गलत करके आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे नॉर्मन बोरलॉग इसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो कृषि मार के आते होंगे, लेकिन इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 ईस्वी में। किस क्षेत्र के लिए? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं नॉर्मन बोरलॉग इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। किसे? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये था एडिटोरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए और याद तो करना ही है। रिवीजन हमेशा करते रहिए, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।